दोस्तों बॉलीवुड का एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। और ये अगर इंडिया के किसी रीजन पर लिटरली सही साबित होती है तो वो दक्कन का रीजन कहा जा सकता है। ये वही रीजन है जहाँ धरती के गर्भ में से कोहिनूर जैसे हीरे भी मिलते हैं और सोने के भंडार भी। और इस सोने यानी गोल्ड के लिए अगर सबसे फेमस कोई माइंस हैं तो वो है कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी KGF। जी हाँ, इस नाम से हाल ही में एक मूवी का सेकंड पार्ट भी रिलीज हुआ जिसे लेकर लोगों में काफी क्रेज दिखाई दिया। मूवी तो फिक्शनल स्टोरी पर बेस्ड है, लेकिन दोस्तों KGF की रियल स्टोरी भी कुछ कम इंटरेस्टिंग नहीं है। आज हम आपको KGF की इसी रियल और दिलचस्प जर्नी पर लेकर जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों ईद के खास अवसर पर आपको स्टडी IQ पर मिलने जा रही है फ्लैश सेल। इस सेल का लाभ उठाने के लिए आपको सिंपली जाना है स्टडी IQ की वेबसाइट पे और यूज करना है कूपन कोड आदर्श फ्लैश। और उसके बाद आपको UPSC CSE प्री प्लस मेंस का कोर्स 20,000 की जगह 9,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी सेम डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिलेगी डबल वैलिडिटी। दोस्तों ये सेल अवेलेबल है 30 अप्रैल 2022 तक। तो अब किसका वेट कर रहे हैं आप? यूज करिए आदर्श फ्लैश कूपन कोड को और मजबूत करिए अपनी UPSC की तैयारी को स्टडी IQ के साथ, वो भी डिस्काउंटेड रेट्स पे। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों सबसे पहले लोकेशन की अगर हम बात करें तो साउथ इंडियन स्टेट कर्नाटका का सदर्न हिस्सा जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ ट्राई जंक्शन बनाता है, उसी बॉर्डर पर स्थित है कोलार डिस्ट्रिक्ट। और कोलार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 30 किलोमीटर दूर लोकेटेड है ये कोलार गोल्ड फील्ड्स। यहाँ से बेंगलुरु शहर की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ 2000 सालों से भी ज्यादा पहले से गोल्ड को माइन किया जाता रहा है। लेकिन मॉडर्न माइनिंग की बात करें तो उसकी शुरुआत कॉलोनियल पीरियड के दौरान देखी गई। बात 1817 की है। माइकल फिट्जगेरल्ड लेवेल जो कि ब्रिटिश आर्मी से रिटायर्ड एक आयरिश सोल्जर थे, उन्होंने बैंगलोर कंटेनमेंट को अपना घर बना लिया था। रिटायरमेंट की लाइफ उनके लिए काफी बोरिंग थी। वो कुछ समय पहले ही न्यूजीलैंड में वॉर्स फाइट करके लौटे थे। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कुछ बड़ा करने की सोची थी, लेकिन अब उनका ज्यादातर समय रीडिंग में ही गुजर जा रहा था। ऐसे ही अपने एक रीडिंग सेशन के दौरान उनकी नजर 1804 की एशियाटिक जर्नल में छपे एक आर्टिकल पर पड़ी, जिसके बाद लेवेल एक ऐसी जर्नी पर निकल गए जिसने अंततः दुनिया की दूसरी सबसे गहरी गोल्ड माइन को जन्म दिया। आखिर ऐसा क्या था इस आर्टिकल में? दोस्तों ये आर्टिकल बात कर रहा था कोलार में पॉसिबल गोल्ड रिजर्व्स के बारे में। इसे ब्रिटिश आर्मी के ही ऑफिसर लेफ्टिनेंट वॉरेन द्वारा लिखा गया था। वहीं न्यूजीलैंड में वॉर के दिनों से ही लेवल का इंटरेस्ट गोल्ड माइनिंग में डेवलप हो चुका था, इसलिए इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जाहिर तौर पर वो काफी एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन मन में यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि आखिर लेफ्टिनेंट वॉरेन का कोलार से क्या संबंध था। दरअसल ये कहानी शुरू हुई थी 1799 में, जब ब्रिटिशर्स द्वारा मैसूर के राजा टीपू सुल्तान को सेरिंगापट्टनम की बैटल में हरा दिया गया था। इसके बाद ब्रिटिश टीपू की टेरिटरी को मैसूर प्रिंसली स्टेट के हवाले करने का फैसला लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस लैंड का सर्वे होता है और इस काम के लिए वॉरेन को कोलार समन किया जाता है, जो उस समय मैजेस्टी की 33rd रेजिमेंट ऑफ फुट में सर्व कर रहे थे। यहाँ आने पर वॉरेन को गोल्ड रिजर्व्स के बारे में रूमर सुनने को मिली। कहा जाता है कि चोला डायनेस्टी के समय से यहाँ लोग अपने हाथों से गोल्ड डिग किया करते थे। ऐसी अनेकों कहानियां सुनने के बाद वॉरेन के मन में भी क्यूरियोसिटी बढ़ी और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो भी उन्हें येलो मेटल दिखा देगा उसे वो इनाम देंगे। इसके बाद गांव वाले उनके पास मड से भरी बुलक्स कार्ट लेकर पहुंचने लगे, जिसे वो ऑफिसर के सामने ही वॉश करते, गोल्ड पाउडर को आइसोलेट करके दिखाते थे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वॉरेन कंक्लूड करते हैं कि विलेजर्स के क्रूड मेथड से हर 120 पाउंड्स या 56 किलोग्राम मिट्टी से गोल्ड का एक ग्रेन मिल जाता है। फिर 1804 से 1860 के बीच गोल्ड माइंस खोजने के लिए इस रीजन में बहुत सी स्टडीज और एक्सप्लोरेशंस किए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसी को भी इसमें कामयाबी नहीं मिली। तो फिर कब और कैसे कोलार गोल्ड फील्ड्स की खोज हुई, आइए जानते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। दोस्तों जैसा कि हमने देखा, लेफ्टिनेंट वॉरेन के समय तो कोलार में गोल्ड माइंस नहीं मिल पाई, लेकिन 1871 में लेफ्टिनेंट वॉरेन की 67 साल पुरानी रिपोर्ट से एक्साइटेड होकर लेवेल 60 माइल्स की बुलक कार्ट ट्रिप पर कोलार के लिए निकल गए।
अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्होंने यहाँ माइनिंग की बहुत सी पोटेंशियल लोकेशंस को आइडेंटिफाई भी कर लिया, यानी कि दूसरों की तरह वो नाकामयाब नहीं हुए। उन्होंने गोल्ड डिपॉजिट्स के ट्रेस को ढूंढ ही लिया। करीब 2 साल से ज़्यादा की रिसर्च के बाद उन्होंने 1873 में मैसूर के महाराजा के यहाँ माइन करने के लाइसेंस के लिए रिक्वेस्ट किया। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जिन्हें लगता था कि यहाँ गोल्ड एक्सप्लोरेशंस वायबल नहीं है, उन्होंने सिर्फ कोल माइन करने की परमिशन दी थी, लेकिन लेवल तो गोल्ड डिपॉजिट्स खोजने पर अड़े हुए थे। वो मैसूर और कुर्ग के चीफ कमिश्नर को लेटर लिखकर कहते हैं कि अगर मैं अपनी खोज में सफल हुआ तो ये गवर्नमेंट को बहुत फायदा दे सकता है, और अगर मैं फेल हुआ तो इसमें गवर्नमेंट का कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे उनसे सिर्फ माइन करने का राइट ही चाहिए। इस तरह लेवल ने कोलार में माइन करने की 20 ईयर लीज को सिक्योर कर लिया और 2 फरवरी 1875 को इंडिया के मॉडर्न माइनिंग की एरा स्टार्ट हुई। लेकिन माइनर से ज्यादा लेवल गोल्ड रश के पोस्टर बॉय कहे जा सकते हैं। वो बहुत रिच नहीं थे, जो गोल्ड रिजर्व्स को एक्सप्लोर करने की उनकी कैपेबिलिटीज को लिमिट कर रहा था। हालांकि गोल्ड फील्ड्स को क्रिएट करने का उनका विजन और माइनिंग का ये डेंजरस गैम्बल जल्द ही एक नॉवेल का प्रमाइज बन जाता है। जी हाँ, एफई पेनी द्वारा लिखी गई नॉवेल लिविंग डेंजरसली लेवल को पॉपुलर कर देती है, जबकि उनकी सेविंग्स डिप्लीट हो रही थी। 1877 आते आते ये यंग एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को फर्दर स्केल नहीं कर पा रहे थे और फंड्स रेज करने के लिए डेस्परेट हो चुके थे। लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी के कारण एक और आर्मी मैन बैंगलोर में मद्रास स्टाफ कॉर्प्स में तैनात मेजर जनरल बेरेस्फोर्ड की तरफ से सपोर्ट ऑफर किया जाता है। ये अपने 3 साथियों मैकेंजी, सर विलियम और कर्नल विलियम आर्बटनॉट के साथ एक सिंडिकेट फॉर्म करते हैं, द कोलर कंसेशनरीज कंपनी लिमिटेड, जो माइनिंग ऑपरेशंस को टेक ओवर कर लेती है। इसके बाद कोलार में एक्सप्लोरेशंस को आगे बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया से माइनिंग इंजीनियर्स को यहाँ शाफ्ट्स डिग करने के लिए इनवाइट किया जाता है। लेकिन समय तब बदलता है जब इन्वेस्टर्स के प्रेशर में आकर सिंडिकेट जॉन टेलर एंड सन्स नाम की कंपनी को अप्रोच करते हैं। ये कंपनी 1880 में माइंस का कंट्रोल हासिल कर लेती है और ये अपने साथ स्टेट ऑफ द आर्ट माइनिंग इंजीनियरिंग ऑफ इंडिया लेकर आते हैं। इंग्लैंड के नॉर्विच से इन इंजीनियर्स के आने के बाद ही केजीएफ का गोल्डन एरा शुरू होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों 1891 में इस टाउन की पॉपुलेशन सिर्फ 7085 थी। ये अगले 10 सालों में 5 गुना यानी 37,964 हो जाती है। 1901 में यहाँ गोल्ड प्रोडक्शन पीक करना शुरू करता है। 1901 से 1910 के बीच यहाँ ओर की ग्रेड क्वालिटी का एवरेज करीब 30 जीपीटी यानी ग्राम्स पर टन थी। कुछ ही सालों में ये 40 जीपीटी तक बढ़ जाती है। इन 10 सालों में 1,70,000 किलोग्राम से ज्यादा गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये सारा गोल्ड सीधे इंग्लैंड भेज दिया जाता था। जी हाँ, इस गोल्ड का थोड़ा सा भी हिस्सा इंडिया में नहीं रहता था, यानी कि मेहनत तो यहाँ इंडियन लेबर कर रही थी। गोल्ड पैदा करने वाली जमीन भी इंडिया की थी, लेकिन इसका फायदा हो रहा था इंग्लैंड को। एक तरफ से केजीएफ भी कॉलोनियल टाइम्स में इंडियन रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन का एक एग्जाम्पल कहा जा सकता है। 1920s में जब यहाँ माइनिंग इंडस्ट्री अपने पीक पर थी तो केजीएफ करीब 30 स्क्वायर माइल्स का एरिया कवर करता था और यहाँ की पॉपुलेशन 90,000 हो चुकी थी। इसमें से 24,000 लोग माइंस में काम करते थे, जिसमें से 400 एम्प्लॉइज यूरोपियन थे और 400 एंग्लो इंडियन, यानी कि माइंस द्वारा एम्प्लॉयड आधे से ज्यादा लोग इंडियंस ही थे। व्हाइट ऑफिसर्स और माइनर्स ज्यादातर कॉर्नवॉल और आयरलैंड से बिलोंग करते थे और कुछ स्पेन और इटली से भी। लेकिन फिर भी केजीएफ के इस टाउन को लिटिल इंग्लैंड कहा जाने लगा था। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटिश माइनिंग कंपनीज ने जिस बैरन नो मैंस लैंड में अपनी एक्टिविटी शुरू की थी वो सिर्फ 20 सालों के अंदर ही एक ब्रिटिश कॉलोनियल टाउन में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जहां शानदार बंगलोज के साथ क्लब हाउसेस और जिम खानाज डेवलप हो चुके थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के बाद पूरे एशिया में इलेक्ट्रीफाइड होने वाला दूसरा शहर केजीएफ ही था। जैसे ही केजीएफ में ऑपरेशन सर्च करते हैं, ब्रिटिश यहाँ गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंडिया का पहला पावर प्लांट प्लान करते हैं। 1900 में यहाँ कावेरी रिवर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाने का प्रपोजल रखा जाता है और जल्द ही केजीएफ में केरोसिन लैंप्स और कैंडल्स की जगह इलेक्ट्रिक बल्ब्स आ जाते हैं। ये तब की बात है जब बैंगलोर और मैसूर जैसे शहरों में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। जी हाँ, जहां आज 2022 में भी कई सिटीज में पावर कट्स की प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, वहीं 1902 में भी केजीएफ में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई थी। ब्रिटिश इंजीनियर्स और दुनिया भर से आए बाकी लोगों के लिए
कोलार लिटिल इंग्लैंड था। इंग्लैंड जैसा वेदर, बंगलोज और क्लब्स ने केजीएफ को उनके लिए एक आइडियल होम बना दिया था। ब्रिटिश माइनिंग कॉलोनी होने की वजह से केजीएफ ब्रिटिश कल्चर से ग्रेटली इन्फ्लुएंस था। लेकिन इस लिटिल इंग्लैंड के दूसरी तरफ एक अलग ही नज़ारा था। आइए उधर भी एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, अगर आपने केजीएफ मूवी देखी होगी तो आपको याद होगा कि किस तरह उसमें दिखाया जाता है कि वो एरिया एक हेल जैसा है। मूवी ज़रूर फिक्शनल है, लेकिन केजीएफ की रियल स्टोरी में भी हेल जैसे हालत देखे जाते हैं। जी हाँ, यहाँ कूली लाइंस, जो कि माइनर्स द्वारा ऑक्युपाइड मेकशिफ्ट होम्स को नाम दिया गया है, वहाँ की कंडीशंस किसी नर्क से कम नहीं थी। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग तमिल माइग्रेंट्स थे। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कठिन थी। एक छोटे से शेड में कई बार एक से ज़्यादा फैमिली को रहना पड़ता था। ये जगह रैट इन्वेजन के लिए भी फेमस थी। यहाँ वर्कर्स साल में 50,000 से ज़्यादा रैट्स को मार दिया करते थे। आप समझ सकते हैं कि ये कितने बुरे हालात में यहाँ रहते होंगे। इनके काम करने की जगह तो और भी खतरनाक थी। अंडरग्राउंड टनल्स में डीह्यूमिडिफाइड एयर की कांस्टेंट सप्लाई के बाद भी टनल्स में टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था। ज़रा सोचिए इस टेम्परेचर में इनकी क्या हालत होती होगी। माइंस में एक्सीडेंट्स तो आम बात थी। आए दिन रॉक बस्ट, फायर्स और गिरती हुई रॉक्स अनेकों लोगों की जान ले लेती थी। जैसे जैसे एक्सीडेंट रेट्स बढ़ते जा रहे थे, मैनेजमेंट में उन्हें अनअवॉइडेबल कहकर पास ऑफ करना शुरू कर दिया था। और कई बार तो मैनेजमेंट वर्कर्स को ही ब्लेम कर देती थी कि वो ध्यान नहीं देते, जिससे कॉम्पनसेशन ना पे करना पड़े। वर्कर्स की सेफ्टी को हाई प्रायोरिटी नहीं दी गई थी और वो डार्क टनल्स में बिना किसी हेड गियर और सेफ्टी मेजर्स के क्रॉल कर रहे थे। बस एक कदम गलत रखने पर वो सीधे गहरी अंधेरी शाफ्ट में हमेशा के लिए खो जाते थे। 1930 में M.A. श्रीनिवासन द्वारा लिखी गई लेबर इन इंडिया नाम की रिपोर्ट केजीएफ में लेबर कंडीशंस पर लिखी गई सबसे पहली इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स में से एक है। इन्होंने विस्तार में यहाँ की टेरिबल वर्किंग कंडीशंस, स्कैंटी पे और माइनर्स की पुअर लिविंग कंडीशंस के बारे में बताया था। इस रिपोर्ट में यह भी पॉइंट आउट किया गया कि कंपनी ये तक मानने को तैयार नहीं है कि बहुत से माइनर्स को सिलिकोसिस नाम की खतरनाक बीमारी हो रही है। ये डिजीज रॉक्स में पाए जाने वाले सिलिका को इनहेल करने की वजह से होती है। ये एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड था, लेकिन फिर भी ना तो इसे प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाता था और ना ही कंपनी इसका कोई कॉम्पनसेशन देती थी। इससे जूझ रहे माइनर्स को कॉम्पनसेशन के नाम पर अगर कुछ मिलता था तो वो उसके होम टाउन वापस जाने का एक थर्ड क्लास ट्रेन टिकट। इसके अलावा दोस्तों, कंपनी ओनर्स को हमेशा ये डर रहता था कि माइंस में गोल्ड की स्मगलिंग हो सकती है, जिसकी वजह से माइनर्स को छोटे छोटे क्राइम्स के लिए भी बहुत सीवियरली पनिश किया जाता था। इंडियन एम्प्लॉयज़ को ह्यूमिलेटिंग स्ट्रिप सर्चेस से गुजरना पड़ता था और टाउनशिप में रहने वाले किसी भी माइनर को कभी भी ले जाकर उससे अनअकाउंटेड वेल्थ के लिए क्वेश्चनिंग की जाती थी। इस तरह व्हाइट मैन केजीएफ को एक्सप्लॉइट करते रहे, जो अपना खून और पसीना दे रहे थे, यहाँ तक कि अपनी जान भी। उन्हें यहाँ की वेल्थ की धूल भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन कुछ भी हो, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए केजीएफ उनकी ज़िंदगी बन चुका था। कंपनी ने उन्हें उनका अपना टाउन दिया था और एक वे ऑफ लाइफ, जिसमें समय के साथ लोग ढलते चले गए। वो इसे छोड़कर अब जाना भी नहीं चाहते थे। लेकिन इस एरा का भी एक एंड नज़दीक ही था। अपने नेक्स्ट सेक्शन में केजीएफ के एंड को हम समझते हैं। दोस्तों, 1947 में देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन केजीएफ अभी भी एक ब्रिटिश कंपनी के हाथों में ही था। हालांकि इससे पहले ही यहाँ गोल्ड का प्रोडक्शन गिरने लगा था। जैसे जैसे कोलार के गोल्ड रिजर्व्स कम हो रहे थे, फॉरेनर्स भी कोलार छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन की पोजीशंस अभी भी उनके पास ही थी। आज़ादी के करीब 10 साल बाद तक ब्रिटिश कंपनी ही केजीएफ को एक्सप्लॉइट करती रही। फाइनली 1956 में सेंट्रल गवर्नमेंट माइंस को नेशनलाइज करती है, लेकिन उससे पहले ही ज़्यादातर फॉरेनर्स वहाँ से शिफ्ट कर चुके थे और हालत ये थी कि माइंस को बंद करने की नौबत आ गई। इंडिया के टोटल गोल्ड आउटपुट का 95% तक प्रोड्यूस करने वाली इन माइंस को शटडाउन होने से रोकने के लिए नेशनलाइज किया गया। इसके बाद कुछ सालों तक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर केजीएफ माइंस को ऑपरेट किया गया। फिर 1972 में यूनियन गवर्नमेंट ने भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड यानी बीजीएमएल नाम से एक पीएसयू बनाकर इसका कंट्रोल अपने पास लिया। 1960s और 1992 के बीच यहाँ के माइन कॉम्प्लेक्स में होमी जहांगीर भाभा की लीडरशिप में कुछ पार्टिकल फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट भी किए गए थे। इससे शुरुआत में तो केजीएफ में गोल्ड लैंड सर्विसेज के पास ही मिलता था। 1900 में ये 1 किलोमीटर तक गहराई में मिल जाता था, लेकिन 1980s आते आते ये गहराई
3 किलोमीटर तक हो चुकी थी। यानी कि ऐसा और जिसमें से सस्टेनेबली गोल्ड निकाला जा सके वो 3 किलोमीटर की गहराई पर मिल रहा था। 3 किलोमीटर यानी 10,000 फीट। इस गहराई पर इंसानों का काम करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन 3 किलोमीटर डीप ये माइन, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे गहरी गोल्ड माइन थी, वहां पर 1980s में माइनिंग की जा रही थी। एक समय ऐसा आता है जब ये माइनिंग भी सस्टेनेबल नहीं रह जाती। कोलार गोल्ड माइंस, जो कि 1881 से 1890 के बीच पर टन ओर पर 47 ग्राम गोल्ड की ईल्ड दे रही थी, 1990s आते आते ये ईल्ड 3 ग्राम्स पर टन और रह जाती है, क्योंकि एक तरफ तो हाई ग्रेड और रिजर्व डिप्लीट कर गए थे और दूसरी तरफ प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती जा रही थी। इसलिए फाइनली 28 फरवरी 2001 को केजीएफ को क्लोज कर दिया गया। लेकिन यहाँ माइंस क्लोज करने के साइंटिफिक प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को आज तक समस्या उठानी पड़ रही है। आइए जानते हैं प्रेजेंट टाइम्स में यहाँ किस तरह की कंडीशंस हैं। दोस्तों, केजीएफ में आज भी करीब 3 लाख की पॉपुलेशन रहती है। जब यहाँ माइंस ऑपरेशनल थी तो एरिया ने कभी पावर कट्स और वाटर शॉर्टेजेस एक्सपीरियंस नहीं किए। लेकिन यहाँ पर सोना खत्म होने के साथ ही यहाँ की चमक भी चली गई, क्योंकि ना तो अब प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है और ना ही ड्रिंकिंग वाटर। जो वर्कर्स माइंस में काम कर रहे थे वो आज गरीबी में जीवन बिताने पर मजबूर हैं। गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें किसी भी तरह की फाइनेंशियल और हेल्थ एड भी प्रोवाइड नहीं की गई। यहाँ रेसिडेंट्स 400 से ज़्यादा कॉलोनीज में 100 स्क्वायर फीट से भी छोटी शैंटीज में रहते हैं। स्लम जैसी कंडीशंस में लोग रहने के लिए विवश हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की हैं। माइनिंग ऑपरेशंस बंद होने की वजह से लोगों के पास काम नहीं है। उन्हें यहाँ से बेंगलुरु जैसे शहर जाना पड़ता है काम की तलाश में, जो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है। रोज़ का लगभग 3 से 4 घंटा इन्हें ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहर में ये लोग रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में इनकी सबसे बड़ी डिमांड यही है कि इन्हें इसी एरिया में कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। दोस्तों, केजीएफ एक माइनिंग एरिया है, तो यहाँ एक बड़ी समस्या हजार्डियस वेस्ट की भी है, जिसे टेलिंग्स कहा जाता है। माइनिंग के समय इस वेस्ट को ओपन में ही डंप कर दिया गया था, जो आज एक पहाड़ की तरह नजर आता है। केजीएफ के लगभग 15 से 20% एरिया में ये टॉक्सिक वेस्ट के हिल्स बने हुए हैं। इसमें साइनाइड, सिलिका, कॉपर सल्फेट जैसे हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ का ग्राउंड वाटर भी कंटामिनेट हो चुका है। बारिश के साथ बहकर ये टॉक्सिक वेस्ट स्टीम्स और फार्म्स तक भी पहुंच जाता है, जिससे यहाँ का लैंड इनफर्टाइल बनता है। साइनाइड माउंट से उड़ने वाली डस्ट की वजह से लोगों को स्किन एलर्जीज और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी सफर करनी पड़ रही हैं। ये सब प्रॉब्लम्स अनप्लान्ड क्लोजर की वजह से हुई। यहाँ लैंड को रिक्लेम नहीं किया गया। इकोलॉजी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई और आज करीब 22 ईयर्स के बाद भी केजीएफ अपने इतिहास को भोग रहा है। तो दोस्तों, ये थी केजीएफ की रियल स्टोरी। यहाँ 121 ईयर्स तक मॉडर्न माइनिंग पीरियड चला। 1880 से 2001 तक ऑपरेशंस को बंद करना पड़ा, क्योंकि हर साल माइंड किया जा रहा गोल्ड ऑपरेशनल कॉस्ट को कवर करने के कहीं तक भी करीब नहीं था। लेकिन दोस्तों, केजीएफ की लाइफ शायद अभी भी ओवर नहीं हुई है। जुलाई 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंडिया में माइनिंग फिर से शुरू की जा सकती है, जिसमें गोल्ड माइंस को भी शामिल किया गया था। इसके बाद 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने केजीएफ के ऑक्शन की अनाउंसमेंट भी की। तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में साउथ इंडिया के पहले इलेक्ट्रीफाइड सिटी कोलार में, जो आज एक घोस्ट टाउन बन चुका है, एक बार फिर से रोशनी हो। वो चमक एक बार फिर से लौट के आएगी। तो दोस्तों, ये थी असली कहानी केजीएफ की। कैसी लगी आपको ये कहानी? और आपके हिसाब से जो गोल्ड माइन के फॉर्मर वर्कर्स हैं, उनके लिए कौन सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उस शहर में जनरेट करी जा सकती हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और GS1 में हिस्ट्री के क्वेश्चंस में आपको हेल्प कर सकता है। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में भी आंसर कर सकते हैं। And the question is that analyze the methodology applied by Britishers to exploit Indian resources. Also discuss the impact it caused on the environment and people of India. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।